एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर प्रीवियस लेक्चर में हमने जान लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड किया जाता है। अलग अलग टाइप के मेरे पास रिएक्शन हो तो उसके अंदर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे ढूंढना है, रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, यानी कि जो डिसअपीयरेंस है, यानी कि जो कम हो रहा है उसका रेट मैं कैसे ढूंढता हूं। देन आफ्टर अपीयरेंस यानी कि प्रोडक्ट का रेट कैसे ढूंढता हूं, और इनडायरेक्टली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्वलाइज कैसे करता हूं। क्लियर ना? ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जान ली। एक एग्जांपल आपको सॉल्व करने के लिए दिया था वाटर वाला। बहुत से बच्चों ने आंसर दिए हैं और सही आंसर दिया है। ठीक है, जिन लोगों ने वो लेक्चर देखा नहीं है वो लोग यहाँ पे एक बार देख लो उसको। एक वो एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था होमवर्क में वो जरा करवा देता हूं तो पता चल जाएगा आपको। क्लियर? जैसे कि वाटर वाला एग्जांपल था लाइक H2 plus O2 gives H2O। तो पहले इसको बैलेंस कर देते हैं। ऑक्सीजन जो आधा है उसको मैं 1/2 कर देता हूं। आप इसको कैसे भी कर सकते हो, आप डबल भी कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? सो यहाँ पे मुझे अगर रेट लिखना हो तो मैं क्या लिखता हूं, डेल कॉन्सेंट्रेशन डेल टी। क्लियर ना? रेडी? क्या लिखते थे हम? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? अब कॉन्सेंट्रेशन के अंदर अगर हम रिएक्टेंट की बात करते हैं तो रिएक्टेंट के अंदर जैसे मेरे पास वाटर है, माफ कीजिए H2 और O2 है, तो मैं दोनों के लिए लिखता हूं। रेडी? H2 देन आफ्टर मुझे O2 के लिए लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, डेल ऑफ O2 डिवाइड बाय डेल T। क्लियर ना? और ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट है, जो रेट नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन कैलकुलेशन के वक्त आपने ऐसा सीखा कि ये दोनों के दोनों जो है वो क्या है, एक प्रकार का क्या है, डिसअपीयरेंस है ना। रिएक्टेंट है दोनों के दोनों, और रिएक्टेंट जो है वो तो क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, और इसलिए डिसअपीयरेंस होता जाता है उनका, वो डिसअपीयर होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, इसलिए वहां पे नेगेटिव की साइन लगानी पड़ती है। सेम प्रोडक्ट की साइड में अगर हम जाते हैं तो डेल ऑफ वाटर डिवाइड बाय डेल टी। क्लियर ना? और ये जो है वो तो मेरी प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट जो है वो तो टाइम के साथ क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, यानी यहाँ पे कोई चेंज आता नहीं है, यानी कि चेंज इन द सेंस यहाँ पे कोई भी माइनस की साइन लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है ना? ये अपने आप पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि ये तो कम होता जाता है, प्रोडक्ट बढ़ती जाती है। ये दोनों धीरे धीरे कम होते जाएंगे, वाटर की मात्रा जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है ना? सो ये जो दोनों है उसके अंदर अगर मुझे सबसे पहले तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करनी है। मैंने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बारे में आपको समझाया था कि जब मेरे पास इक्वल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब मेरे पास अनइक्वल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, जैसे कि भाई मेरे पास अनइक्वल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 कुछ नहीं मतलब 1 है। क्लियर ना? तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो सबको मुझे इक्वलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे तो 1 है, लेकिन ये जो O2 वाला 1/2 है उसको मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब कि ये डिवाइड में मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1/2, और वो डिवाइड का डिवाइड 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी कि ये जो है वो आगे आ जाएगा 2। रेडी? तो इतना मैंने आपको सिखा दिया कि भाई अब इन तीनों का जो भी रेट कैलकुलेट होगा, जो भी मैं x/t जो गिनता था, क्लियर ना, मैंने कैलकुलेट किया था और x/t जो आंसर आया था, हालांकि वो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन रहता है कितनी कंसंट्रेशन मेरे पास है। न्यूमेरिकल के अंदर हम ये बातें क्लियर करेंगे। और फिर हम x लेके गिनते हैं कि भाई मेरी x जितनी कंसंट्रेशन शुरुआत में से जो मैं आगे पहुंचा वहां तक खर्च हुई, वो जो प्रोडक्ट के साइड में गई, बराबर। तो इन शॉर्ट इस तरीके से मैं उस रेट को कैलकुलेट करता था जो मैंने आपको सिखा दिया। अब उस रेट के यूनिट की बात करते हैं। भाई रेट ऑफ रिएक्शन है तो मैंने रेट ऑफ रिएक्शन तो लिख दिया, लेकिन रेट के यूनिट को किस तरीके से आप लोग डिफाइन करते हो तो जरा उसकी बात कर लेते हैं। तो टाइटल लगाइए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेडी ना? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट क्या रहेगा। अब देखिए, यूनिट तो जनरली फॉर्मूला के ऊपर से ही डिराइव करते हो आप लोग। सो फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पास रेट का फॉर्मूला है, डेफिनेशन भी वही है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो मैं जैसे फॉर्मूला लिखता हूं तो मैं फॉर्मूला क्या लिखता हूं भाई, डेल
डेल मींस चेंज इन कंसंट्रेशन, और उसको मैं फिलहाल इसके लिए सी से इंडिकेट करता हूं क्योंकि मेरे पास अभी तो कोई प्रॉपर एग्जांपल है नहीं, तो मैं सी से इंडिकेट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब ये जो है वो मैं टोटल लिख रहा हूं, आगे माइनस माइनस की साइन नहीं आएगी क्योंकि हम रिएक्टेंट या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर रिएक्टेंट की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। जो डेफिनेशन है उसकी वही, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एक्चुअल में कंसंट्रेशन तो मेरे पास बहुत सारी है, मोल में आप लोग पढ़ गए, वो इवन सॉल्यूशन में भी इनिशियल स्टेज में हमने पढ़ा कि भाई मोलारिटी है, मोल फ्रैक्शन है, नॉर्मलिटी, बहुत सारा। तो इस चैप्टर के लिए आपको ये चीज का ध्यान रखनी है कि केमिकल काइनेटिक्स का जो भी चैप्टर है उसके जो भी सम होगा, क्लियर, आपको देख के पता चल जाएगा, उसके अंदर आप लोग कंसंट्रेशन ऑलवेज लोगे मोलारिटी। कौन सी लोगे? मोलारिटी। इस बात का आपको ध्यान रखना है खास, आपको कंसंट्रेशन लेनी है मोलारिटी। कौन सी लेनी है? मोलारिटी, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन दी जाएगी वो जनरली मोलर कंसंट्रेशन दी जाएगी। कौन सी? मोलर कंसंट्रेशन दी जाएगी, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर मैं मोलर कंसंट्रेशन की बात करता हूं तो अगर ये डेल सी बाई डेल टी में मैंने मोलर कंसंट्रेशन की बात की तो मेरी कंसंट्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक्चुअल में क्वांटिटी है। ये क्या है? एक्चुअल में क्वांटिटी है, क्लियर ना। हम प्रॉपर डेफिनेशन क्या लिखते थे? प्रॉपर चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर ना। हम यहाँ पे तो मैंने आपको कंसंट्रेशन बोला क्योंकि यहाँ पे मैंने सी लिखा हुआ है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट एक्चुअल डेफिनेशन इज व्हाट? एक्चुअल डेफिनेशन चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो क्वांटिटी उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था ना, क्लियर। तो उसके बेस पे इसके दो पार्ट में यूनिट बनते हैं। क्वांटिटी जो है वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है। एक सबसे पहले हम बात करें तो एक जो है उसका टुकड़ा वो फर्स्ट वो है कंसंट्रेशन, और इसका जो दूसरा टुकड़ा है वो है प्रेशर, क्लियर ना। वो दोनों मैंने आपके शुरुआती लेक्चर के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि ये दो के लिए हम बातें करेंगे जब भी कभी बात करेंगे तब, कि मेरी कंसंट्रेशन बेसिस पे, और ये जो था वो एक्वियस के लिए था, अब आपको याद आ गया होगा, और ये जो था वो गैसियस के लिए था, क्लियर। दो मीडियम के लिए हम बात करेंगे, एक एक्वियस मीडियम के लिए बात करेंगे और एक गैसियस मीडियम के लिए बात करेंगे। सो कंसंट्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं तब आपको स्पेशली ध्यान रखना है, आप लोग बात करोगे मोलार। किसकी बात करोगे? मोलार। मैं कैपिटल एम लिख रहा हूं, यानी समझ जाना है मोलारिटी, मोलारिटी की बातें हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रेशर है तो वो तो नॉर्मल प्रेशर के फॉर्म में रहेगा, प्रेशर तो खुद एक यूनिट है, कंसंट्रेशन जो माफ कीजिए प्रेशर तो खुद एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम इंडिकेट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन के अंदर तो बहुत सारे हैं। चलिए अब उसके यूनिट की बात करते हैं। यूनिट जो है मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया भाई। अगर हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम मोलार लेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं मोलार कंसंट्रेशन लेता हूँ, मोलार कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे ऊपर तो मोलर आएगा, यानी मोलारिटी डिवाइड बाय टाइम का कोई भी यूनिट ले सकते हो आप, सेकंड, आवर्स, व्हाटएवर। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख सकता हूँ भाई मोलार कंसंट्रेशन, क्या लेता हूँ? मोलार कंसंट्रेशन, यानी कि मोलारिटी, मोलार कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर ना। रेडी? नीचे मैं सिर्फ फॉर्मूला को यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये कंसंट्रेशन जो है तो कंसंट्रेशन का यूनिट लिखना पड़ेगा ना, लेकिन कंसंट्रेशन है तो कौन सी कंसंट्रेशन है? कंसंट्रेशन है मेरे भाई मोलारिटी है मेरे पास, और टाइम तो वो मैं सेकंड या आवर्स या मिनट लूंगा, तो फिलहाल मैं सेकंड लूंगा, क्लियर। सो मोलारिटी, तो मोलर का फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, मोल पर लीटर, क्लियर ना। मोल पर लीटर, मोलारिटी का फॉर्मूला तो मेरे पास है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा भाई मोल पर लीटर इनटू टाइम तो है ही मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी टाइम का मैं जैसे लिखता हूँ सेकंड, तो ये बन गया फॉर्मूला किसका? हमारे रेट ऑफ रिएक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन के बेसिस पे फॉर्मूला क्या बना? मोल पर लीटर सेकंड, क्लियर ना। आपकी बुक में इसको दूसरी तरीके से दिया हो तो कुछ ऐसा दिया होगा, मोल इनटू, ये इनटू है, डिवाइड नहीं है, इनटू है, इनटू लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, क्योंकि ऊपर ले लिया और कुछ नहीं है, दोनों एक ही है, ये दोनों फॉर्मूला एक ही है। रेडी? सिर्फ इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, ऐसा समझो तो भी चलेगा, क्लियर। ये जो लीटर है, लीटर
उसको अगर मैं ऊपर लेता हूं और सेकंड को अगर मैं ऊपर लेता हूं तो वो माइनस बन जाता है। सो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स या तो मोल पर लीटर सेकंड। तो ये एक फॉर्मूला हो गया हमारे यूनिट का। ये यूनिट ध्यान रखिएगा खास, जो डिराइव करवा रहा हूं। प्रेशर की बात करते हैं तो वो तो सिंपल है। अगर मैं प्रेशर लेता हूं तो यहाँ पे क्वांटिटी अगर प्रेशर में आ गई तो डेल पी बाई डेल टी आएगा, यानी कि प्रेशर डिवाइड बाय टाइम आएगा सीधा। ये ना प्रेशर डिवाइड बाय टाइम आएगा। तो यहाँ पे हम 99% केसेस के अंदर यहाँ पे यूनिट कौन सा लेंगे, 99% हम यूनिट लेंगे यहाँ पे एटीएम, यानी कि एटमॉस्फेरिक। क्लियर ना, जिसका हम जनरली यूज करते हैं डिवाइड बाय सेकंड। क्लियर, तो आप ये यहाँ पे ले सकते हो एटीएम पर सेकंड। क्लियर, एटीएम पर सेकंड। ओके, यहाँ पे बार भी हो सकता है, कभी कभी बार होता है तो एटीएम टू बार का कन्वर्जन आपको सिखाया गया है, पास्कल का भी आपको पता है। क्लियर, फिजिक्स में भी इवन पढ़े होंगे। सो ये दोनों यूनिट हमारे डिराइव हुए। ये जो है वो कंसंट्रेशन के बेसिस पे चलेगा और ये जो है वो प्रेशर के बेसिस पे चलेगा। तो ये दोनों जो यूनिट है वो यूनिट खास आपको ध्यान रखने हैं, कहीं पे मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि हम जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं, न्यूमेरिकल इवन ये यूनिट भी एक बार एमसीक्यू में पूछा गया है गुजसेट के अंदर। क्या कि गुजसेट के अंदर इवन पूछा गया है कि भाई ये जो कंसंट्रेशन के बेसिस पे केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट नीचे में से कौन सा है। सो आप लोग यूनिट खास ध्यान रखिएगा। रेडी, क्यों इसका यूज हालांकि हमें न्यूमेरिकल में करना ही है, न्यूमेरिकल में ये चीज आने ही वाली है। ओके, सो ये हो गया हमारा यूनिट। अब एक और बात, बच्चों ने बहुत से डाउट पूछे थे और एक्चुअल में वो अच्छा है कि वो लोग सही में एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं कि सर आपने हर जगह पे डेल की साइन लगाई है, डेल, लेकिन कभी कभी बुक में डेल भी दिया है, लेकिन कभी कभी टेक्स्ट बुक के अंदर डी से दिखाया गया है, डिफरेंशिएशन, डी dt ऑफ समथिंग मींस कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्लियर ना। सो वो क्या है, वो क्यों अलग है, आपने हर वक्त डेल लिखवाया है, तो उनका भी मैं सॉल्यूशन यहाँ पे कर देता हूँ। खास ध्यान रखिए कि एक्चुअल में हम जो रेट ऑफ रिएक्शन, हमारा जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक में हमें वही पढ़ना है, एक यूनिट और एक ये चीज। हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 3 हम उसको टाइप कह सकते हैं उसके, या हम उसके 3 पार्ट कह सकते हैं कि ये जो है ना हमारा रेट, हमने जैसे डेफिनेशन बोली रेट ऑफ रिएक्शन की भी, चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो अलग अलग बेसिस पे होता है। भाई जैसे कि मैं बात कर लूं फर्स्ट, तो अब तक जो आप लिखते थे, अब तक मतलब कि ये जो डेल वाली साइन आप लिखते थे, इसलिए मैंने आपको आगे कुछ बताया नहीं, क्योंकि अब वो चीज पढ़नी है हमें। रेडी, स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो ज्यादा आपको मजा आएगा। सो डेल की साइन जब हमने लगाई तब वो क्या रहता है, एवरेज, एवरेज क्या, एवरेज एवी से इंडिकेट करता हूं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। रेडी, ये फर्स्ट पार्ट है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जो अब तक आपने लिखा, अब तक जो लिखा ना डेल की साइन वाला, वो क्या कहा जाता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। रेडी, दूसरा हमें उसके बाद जो पढ़ना है दूसरा वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट क्या है मैं अब डिटेल में पढ़ाता हूं। मैं तीन टर्म आपको ग्राफिकली समझाना है मुझे एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ से आपके ग्राफिकली पोर्शन शुरू होंगे। एक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक है इंस्टेंटेनियस यानी कि इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा जिसके अंदर से न्यूमेरिकल आता है वो है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। ये 3 चीजें हैं जिसके बारे में आज हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तीनों के बारे में डिटेल में जानना है। और इसके अंदर जो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है उसका तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके समझाऊंगा अभी, क्योंकि उसके अंदर से जनरली न्यूमेरिकल आता है। रेडी, सो क्या एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो कि हमने फिलहाल यहाँ पे डिस्कस कर लिया, आगे भी करेंगे अभी। रेडी, देन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड देन आफ्टर इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तीनों क्या है, वो तीनों के बारे में आज इंफॉर्मेशन लेनी है। तो अपनी नोट और जो नोटबुक और आपके पास पेन है वो खास पकड़ लीजिए और सारी बातें आपको साथ में ही नोट डाउन करती जानी है, क्योंकि तीनों को कंपेराइज भी हमें करना है।
तो इस बात का खास ध्यान रखना है, कहीं पे मिस्टेक ना हो, ठीक है। फटाफट से पहले लिख लीजिए, उसके बाद चालू करते हैं। तीनों तीन और तीनों तीन क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। लिख लीजिए फटाफट। चलिए बच्चों, जो तीन टाइप है उस टाइप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं आज, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन खास उसके सीख लेते हैं। सबसे पहला टाइटल लगाइए एवरेज, जो अब तक हम पढ़े हैं वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब समझिए, अब तक जो हम पढ़े थे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, हमने दिखाया कॉन्सेंट्रेशन को डेल से, हम उसको सी से दिखाते फिलहाल। कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर ना? तो खास ध्यान रखिएगा, सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे हमने एक चीज नोट डाउन की कि भाई हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होने लगता है, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ने लगती है, क्लियर ना? तो यहाँ पे हमें दोनों ग्राफ रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। मैं दोनों ग्राफ आपको समझाता हूँ। जनरली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस जो है उसी के अंदर है, क्लियर? तो ध्यान रखना, जो इंस्टेंट रेट आएगा, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस है वहां पे, और जो एवरेज है वहां पे ही हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, क्लियर? ध्यान रखना खास, क्या इंस्टेंटेनियस जो हमारा है, यानी कि जहां पे इंस्टेंट रेट हमें दिखाना है, कोई इंस्टेंट टाइम पे दिखाना है वहां पे, और जहां पे हमारा एवरेज रेट आने वाला है वहां, वो दोनों जगह पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो डेल सी बाई डेल टी, अगर हम रिएक्टेंट की फिलहाल बात करें, पहले कोई एक मेरे पास एक प्रोसेस है कोई भी, उसमें मैं अगर रिएक्टेंट की बात करूं तो रिएक्टेंट जो होता है वो इनिशियल लेवल से धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और ये कम होने लगता है इसलिए मैं यहाँ डेल सी बाई डेल टी के आगे साइन क्या लगाता हूँ, माइनस की साइन लगाता हूँ, क्लियर ना? डेल सी बाई डेल टी के आगे, यानी मैं अगर रेट लिखता हूँ तो मैं रेट क्या लिखता हूँ, डेल सी बाई डेल टी, क्लियर ना? जो एवरेज है, वो एवरेज के लिए अगर मेरे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना तो मेरे पास दो चीजें हैं, एक मेरे पास सी है और एक मेरे पास टी है। तो मैं अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना चाहूं तो दो चीजें यहां पे मैं इंडिकेट कर सकता हूं। मैं जो ग्राफ जो बनाना है वो सी, यानी कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, क्या कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, समझना, क्लियर? तो मैं रिएक्टेंट के लिए अगर बात करता हूं तो शुरुआत में तो यहाँ पे कंसंट्रेशन और टाइमिंग दोनों जीरो है, यानी कि t इज इक्वल टू जीरो टाइम पे मेरी कंसंट्रेशन C भी क्या है, फिलहाल जीरो, फिलहाल क्या है, जीरो। लेकिन मैं अगर रिएक्टेंट की बात करता हूं, रिएक्टेंट की, तो मैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट से चालू करूंगा तो मेरी कुछ तो कंसंट्रेशन होगी ना, क्योंकि मेरे प्रोसेस चालू हो रही है, मतलब मेरे पास रिएक्टेंट तो बहुत ज्यादा मात्रा में है, मतलब कि रिएक्टेंट यहां से चालू हो रहा है, तो रिएक्टेंट चालू होके धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब कि ग्राफ इस तरफ बेंड होगा, सही है ना? ये तो चीज आप नॉर्मली जानते हो, रेडी? क्योंकि कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगती है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जीरो यानी कि कांस्टेंट हो जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, क्लियर? सो यहाँ पे जैसे भी कोई एक मैं पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कुछ टाइम के बाद, जैसे कि भाई मैं जैसे t1 टाइम पे लेता हूं, समझना, मैं कोई t1 टाइम पे, t1 जीरो टाइम था और कोई 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद या कभी भी t1 टाइम पे जब मैंने कंसंट्रेशन उसकी मेजर की, तब मेरी कंसंट्रेशन कितनी आई, C1, कितनी आई कंसंट्रेशन, C1 आई, सपोज, रेडी, क्लियर? और कुछ टाइम बाद मैंने जब मेजर किया तो कंसंट्रेशन मेरी सपोज आई कितनी, T2 आई, रेडी? माफ कीजिए, कंसंट्रेशन आई C2, टाइम जब मेरा T2 था तब। अब यहाँ पे देखिए, इस ग्राफ के अंदर आपको एक्चुअली में मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल क्यों लिए, क्योंकि हम जब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, एवरेज, तब हमारे पास कोई फाइनाइट चीजें होती है। फाइनाइट चीजें का मतलब क्या, कि भाई हमारे पास जैसे टाइमिंग जो है वो टाइमिंग का डिफरेंस फिक्स रहता है, कि भाई T2 से T1 या T1 से T2, यहाँ पे C1 से C2 या C2 से C1, क्लियर ना? डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। अगर हम रिएक्टेंट की बात करते हैं तो वो C1 से C2 जा रही है, मतलब कि कम हो रही है, हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो बढ़ेगी, क्लियर ना? सो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल इसलिए लिए कि आपको समझ में आए कि ये जो है, हम रिएक्टेंट की बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ कब के किसके लिए करेंगे, खास वो करेंगे हम फाइनाइट टाइम के लिए, क्लियर ना? फाइनाइट टाइम, जब फाइनाइट टाइम की बात आएगी, इस बात को खास याद रखना, क्या जब फाइनाइट टाइम की बात आएगी तभी हम ये सारी बातें करेंगे, क्लियर? सो फाइनाइट टाइम के लिए अगर मैं रिएक्टेंट देखता हूं तो रिएक्टेंट तो कम होता जाता है, यानी रिएक्टेंट देखिए यहां से कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती गई और साथ में टाइम धीरे धीरे बढ़ता गया, रेडी? सो यहाँ पे
कोई फाइनाइट टाइम के अंदर कंसंट्रेशन C1 से C2 हुई है, मतलब कि कंसंट्रेशन जो है उसमें जो C1 है वो तो ऑलवेज ज्यादा है एज कंपेयर टू C2। रेडी ना, ये चीज तो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख रहे हो यार, आपको हालांकि तब तो पता नहीं था, लेकिन तब भी मैंने ये चीज तो आपको बताई हुई थी कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है या नहीं है, लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन की कंपैरिजन में जो थोड़ी देर बाद मेजर की गई वो तो कमी होने वाली है, मतलब कि C2 कम होगी एज कंपेयर टू C1। सो T की अगर मैं बात करता हूं, टाइमिंग जो है वो टाइमिंग T से क्या होने लगा है, T2 होने लगा है, मतलब कि मेरा जो यहाँ पे फॉर्मूला है del C by del T वो सीधा मेरे पास आ रहा है कि भाई कंसंट्रेशन जो मैंने लिखी है del C डिवाइड बाय del T। C जो है वो कहां से कहां कम हुआ है, C जो है वो C1 से C2 कम हुआ है ना, पहले C1 था फिर C2 हुआ, मतलब कि C1 माइनस C2 हुआ है। रेडी, पहले C1 कंसंट्रेशन थी उसमें से कम होके C2 हो गई, और कंसंट्रेशन टाइमिंग जो है मेरा पहले T1 था उसके बाद T2 हो गया है। रेडी, सो T1 माइनस T2, क्लियर। ये एक्चुअली लिखा जाता है, ये एक्चुअली सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, आपको ये चीज लिखनी नहीं है, ध्यान रखना, ये चीज आपको लिखनी नहीं है, आपको तो डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस लिखना है, मतलब कि कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है वो लिखोगे आप लोग, क्लियर ना, जो चेंज आया वो लिखोगे, यानी कि T1 के लिए जब C1 था, T2 के लिए जब C2 है, जब मैं चेंज लिखूं तो चेंज आप लोग ऑलवेज लिखते हो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि आप यहां पे क्या लिख सकते हो भाई T2 माइनस T1, टाइमिंग माफ कीजिए, पहले कंसंट्रेशन के लिए लिखना चाहे, देन C2 माइनस C1 होल डिवाइड बाय T2 माइनस T1, और इसी वजह से ही तो मेरी जो रेट है, मेरा जो स्पीड है वो नेगेटिव आता था, इसीलिए तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे साइन लगाई थी ना, क्लियर। इसीलिए ये अगर ऐसा लिखता हूं तो देन राइट, ये सही है, पर ऐसा मैं लिख नहीं सकता क्योंकि ये जो है मुझे पता है कि मेरी कंसंट्रेशन कम हो रही है, मैं C1 से C2 में जा रहा हूं, ज्यादा से कम मुझे सबट्रैक्ट करना है, पर मैं जब चेंज मेजर करता हूं तब मैं फाइनल माइनस इनिशियल करता हूं, इसीलिए मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा था, अगर मैं ये माइनस ना लगाऊं तो ये आंसर ऑलवेज आपको पता ही है कि नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये छोटा है, ये C2 छोटा है एज कंपेयर टू C1, क्लियर ना, ये छोटा है और ये बड़ा है, फिर बड़ा है तो मतलब माइनस की साइन लगेगी, हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। पहले भी बताया नेगेटिव कभी हो नहीं सकती स्पीड, इसलिए हमने उसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, पॉजिटिव के अंदर, इसलिए हम आगे माइनस की साइन लगा देते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए ये माइनस की साइन लगाई हुई है। सो ये नॉर्मल हम लिख सकते हैं, तो जब कभी हम फाइनाइट टाइम की बात करेंगे, फाइनाइट टाइम की, तब हम क्या लिखेंगे, डेल की साइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डेल ऑफ C डिवाइड बाय डेल ऑफ T, ये मैं ओवरऑल बोल रहा हूं, अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूंगा तो मैं माइनस लगाऊंगा। प्रोडक्ट की बात करते हैं, चलिए इसी के लिए अगर हम बात करें प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट तो आपको बताइए ऑलवेज बढ़ती जाती है, रेडी, यानी यहाँ पे तो कोई नेगेटिव आने के चांसेस है ही नहीं, तो प्रोडक्ट के लिए जब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो शुरुआत में जब t इज इक्वल टू 0 टाइम था तब मेरी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की 0 ही थी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू क्या थी, 0 ही थी। यहाँ पे ये पॉइंट पे जो मैंने दोनों दिखाए हैं वो क्लियर, यहाँ पे तो मेरे पास कोई C1 कंसंट्रेशन मैंने ली है, यहाँ पे कोई C कंसंट्रेशन मैंने ली है, बराबर। वैसे यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट जो है पहले थी ही नहीं, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, मतलब ग्राफ जो है वो ऊपर की साइड मूव होगा, क्लियर ना। सो इससे क्या होगा कि भाई जैसे कि भाई मैं कोई t टाइम से ले रहा हूँ, कोई t1 टाइम से मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो मेरी कंसंट्रेशन, शुरुआत की कंसंट्रेशन मेरी कितनी आती है, C1, उसके बाद कोई t2 टाइम पे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो मेरी कंसंट्रेशन उस वक्त कितनी आती है, C2। तो यहाँ तो भाई देख के ही पता चल जाता है कि भाई जो C1 है वो C2 की कंपैरिजन में क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, ये है, यहाँ पे पता चल गया भाई C1 ग्रेटर देन C2 होता है, क्लियर। प्रोडक्ट साइड में पहले कंसंट्रेशन कितनी थी, कम, फिर कंसंट्रेशन बढ़ी, मतलब कि यहाँ पे C2 ज्यादा है, यहाँ पे C2 क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू C1, क्लियर ना, C2 इज ग्रेटर देन C1, इस ये पोजीशन की अगर हम बात करें तो क्लियर। तो प्रोडक्ट के लिए भी हम यही चीज लिख सकते हैं भाई, डेल C बाय डेल T इज इक्वल टू, हालांकि यहाँ पे साइन प्लस की ही रहेगी, यहाँ पे कोई माइनस माइनस साइन लगानी पड़ेगी नहीं, क्योंकि C2 यहाँ पे ऑलरेडी बड़ा हो गया, देखिए डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे C2 बड़ा हो गया, यहाँ पे C2 छोटा था इसलिए मुझे माइनस लगाना पड़ा, यहाँ पे C2 पहले से ही बड़ा है तो माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है। सो C2 माइनस C1, सीधा C2 माइनस C1, क्लियर ना, डायरेक्ट कंसंट्रेशन लिख सकते हैं भाई, ये जो है पहले मेरी C1 कंसंट्रेशन थी, फिर C2 हुई, मतलब कि यहाँ तो फाइनल ही C2 है, और नीचे T2 माइनस
T2 माइनस T1। क्लियर? तो इन शॉर्ट मैं लिख सकता हूं डेल C बाय डेल T किसके लिए, जब मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं, और वो कब होता है, कोई फाइनाइट टाइम है ना, डिफरेंस फाइनाइट है भाई, T2 से T1 कोई फाइनाइट टाइम पे हम चेंजेस देख रहे हैं, और जब कोई फाइनाइट टाइम पे हम चेंजेस करने जा रहे हैं तब ये जो है वो डेल की साइन जो है प्रोडक्ट साइड में प्लस लगेगी और रिएक्टेंट साइड पे माइनस लगेगी। सिंपल है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो समझ में आ गया, हालांकि ये तो हम पढ़ ही रहे थे, ये चीज तो मैंने आपको पढ़ाई ही है, लेकिन अभी ग्राफिकली और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। जो हमने रिएक्शन में लिखा था ना, क्यों C1 ज्यादा क्यों C2 कम, वो यहाँ पे पता चल ही गया होगा कि भाई देखिए यहाँ पे C2 माइनस C1 किया तो पता चल गया C2 छोटा है, इसलिए आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया, बराबर। यहाँ पे T2 माइनस T1 एज इट इज है, यहाँ पे तो C2 पहले से ही बड़ा है, तो ग्राफिकली पता चल जा रहा है, देखिए, बराबर। तो ये जो है वो तो एवरेज की बात है, लेकिन मैं सेकंड पार्ट अगर इसके हम देखें तो ये कोई फाइनाइट टाइम पे होता है, लेकिन मैं इंस्टेंटेनियस की बात करता हूं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो समझिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कब मैं बात करूंगा, जब कोई फिक्स्ड और जब कोई इंस्टेंट टाइम होगा। इंस्टेंटेनियस नाम में ही है, यहां पे कोई फाइनाइट टाइम पे बात चल रही है, यहां पे कोई फिक्स्ड फाइनाइट टाइम पे बात चल रही है, यहां पे कोई इंस्टेंट टाइम पे बात चल रही है, इंस्टेंट टाइम। क्लियर? ये जो साइड में जो मैं छोटे छोटे वर्ड लिख रहा हूं इसका ध्यान रखिएगा, तो ही आपको ग्राफ समझ में आएगा। इंस्टेंट टाइम पे जब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता हूं तो यही ग्राफ में भी कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा अलग दिखाता हूं, पता चल जाए आपको। जैसे कि यहाँ पे मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ले रहा हूं और इनिशियल रिएक्टेंट के लिए ही ले रहा हूं, तो रिएक्टेंट के लिए मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है। रेडी? ये मैं रिएक्टेंट के लिए लिख रहा हूं। ओके, सो रिएक्टेंट के लिए जब मैं ग्राफ लिख रहा हूं तब रिएक्टेंट के लिए अगर ग्राफ ऐसा आ रहा है तो यहाँ पे इंस्टेंट टाइम है, यहाँ पे कोई T1 T2 यानी कोई ऐसा फिक्स्ड फाइनाइट टाइम नहीं, कोई एक ही टाइम है। जैसे कि भाई कोई ये पॉइंट T पॉइंट, कोई T टाइम, समझिए क्या, कोई T टाइम पे मुझे क्या चाहिए, मुझे रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, तो T टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मिलता है इनका स्लोप। इसका जो स्लोप होता है, मैथ्स वालों को पता चल जाएगा स्लोप क्या है, बायो वालों को भी 111 में मैंने सिखाया है क्या, स्लोप। यहाँ पे जो स्लोप मिलता है, ये जो टेंजेंट मिलता है आपको, जो स्लोप मिलता है टेंजेंट की मदद से, वो स्लोप जो होता है, स्लोप इज कॉल्ड रेट। क्लियर? ये जो है ये खास ध्यान रखना, यहाँ पे जो स्लोप मिलेगा वो ही क्या रहेगा, उसका रेट। क्या स्लोप यहाँ पे जो मिलेगा वो ही क्या रहेगा, रेट। रिएक्टेंट के लिए अगर हम बात करते तो, और इस वक्त इंस्टेंट टाइम है, यानी कि टाइमिंग का डिफरेंस है ही नहीं, टाइमिंग का डिफरेंस की तो कोई बात ही नहीं है। डेल्टा मतलब क्या, चेंज, डिफरेंस, वो तो है ही नहीं। मतलब कि मैं अगर डेल सी बाय डेल टी की जब बात करता हूं कि भाई कोई पर्टिकुलर टाइम का कंसंट्रेशन का चेंज और टाइम का चेंज, वो ये पूरा जब डेल टी टेंड्स टू 0 हो जाए, डेल टी टेंड्स टू 0 मतलब जैसे हम आप लिमिट लेते हो ना, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, मैथ्स में आ गया होगा, और बायो वाला को थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, क्या लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, कि अगर मैं डेल टी है वो क्या कर लेता हूं, टेंड्स टू 0, मतलब कि जो चेंज है टाइमिंग का वो तो 0 है, तब मैं इसको लिख सकता हूं क्या, d dt ऑफ c, क्या लिख सकता हूं, d dt ऑफ c विल dc by dt। क्लियर? यानी कि ये टर्म मैं कब लिख सकता हूं, जब मेरे पास कोई इंस्टेंट टाइम है, मेरे पास कोई फाइनाइट टाइम नहीं है, मेरे पास डेल टी 0 है, बार बार बोल रहा हूं, समझिए क्या, जब मेरे पास कोई इंस्टेंट टाइम है, जब मैं कब dc by dt यानी d dt ऑफ c लिख सकता हूं, जब मेरे पास इंस्टेंट टाइम है, कोई फाइनाइट फिक्स्ड टाइम नहीं है, कोई डेल्टी है ही नहीं, 0 है डेल्टी की वैल्यू, तब जो कंसंट्रेशन में आया हुआ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चाहे वो रिएक्टेंट का हो चाहे वो प्रोडक्ट का हो, वो लिखा जाता है dc by dt। बट नेगेटिव, अगर हम रिएक्टेंट के लिए, इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए हम बात कर रहे हैं तो नेगेटिव की साइन है, इसलिए आगे नेगेटिव हम लगा सकते हैं, हालांकि डिफरेंशिएशन में वो चीज लगती नहीं है, पर ये जो नेगेटिव की साइन है वो किसके लिए लगाई जाती है, रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट में तो ये तो ओवरऑल बात है कि रिएक्टेंट कम होता जाता है। क्लियर? सो ध्यान रखिएगा dc by dt कब लिखा जाता है, डेल और d, ये दो में ही डिफरेंस रहता है खास, क्या, डेल
डेल मतलब क्या, चेंज। जब एवरेज कोई फाइनाइट टाइम का चेंज अगर हमारे पास है, क्या कोई फाइनाइट टाइम का चेंज अगर मेरे पास है, तो समझना बच्चों फिर से एक बार, क्या एवरेज रेट मतलब कि फाइनाइट टाइम का जब मेरे पास रेट का चेंज है तब मैं डेल की साइन लगाता हूं और तब डेल होता है। जब डी लग जाता है तब समझना है कि या तो वो इंस्टेंटेनियस रेट है यानी कि इंस्टेंट टाइम पे हो रहा है, या तो इनिशियल होगा। इनिशियल इसके बाद का जो थर्ड टॉपिक है उसका इनिशियल के अंदर भी यही आता है डीसी बाई डी टी, लेकिन एक छोटा सा चेंज, इनिशियल। इनिशियल मतलब क्या, शुरुआत। शुरुआत में क्या होता है रिएक्टेंट, जीरो, यानी कि ये डीसी बाई डी टी आएगा लेकिन नीचे लिखेंगे टी इज इक्वल टू जीरो। कब, जब हम बात करेंगे किसकी, इनिशियल की। इसके बाद के सेशन में हम बात करने वाले इनिशियल रेट की। यहां पर ये देख लीजिए क्या, डीसी बाई डी टी, डीसी बाई डी टी कब आएगा, डी डी टी ऑफ सी। डी कब लगेगा, जब डेल सी, लिमिट डेल सी टेंड्स टू जीरो होगी तब, यानी कि फाइनाइट टाइम होगा ही नहीं। फाइनाइट टाइम नहीं होगा मतलब कोई इंस्टेंट टाइम होगा, और जब कोई इंस्टेंट टाइम होगा तब हमारा जो स्लोप होगा, ग्राफ का स्लोप होगा, वही मेरा क्या कहा जाएगा, रेट कहा जाएगा। ठीक है, खास ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट जो होगा या जो होगा वो किस में होगा, इंस्टेंट टाइम में होगा। इंस्टेंट टाइम में होगा, रिएक्टेंट के लिए बात होगी तो डीसी बाई डी टी, बट अगर माइनस डीसी बाई डी टी, और अगर मैं यही चीज प्रोडक्ट के लिए भी कह सकता हूं, यही चीज मैं प्रोडक्ट के लिए भी कह सकता हूं। इसी ग्राफ के अंदर मैं दिखा देता हूं, इसी ग्राफ में मैं अगर प्रोडक्ट का ग्राफ दिखाऊं तो प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसा आता है, क्लियर, और मुझे उसमें कोई फिक्स टी टाइम पे देखना हो, भाई ये टी टाइम पे, भाई जैसे कि ये है, ये टी टाइम पे मेरा कोई इंस्टेंट मुझे रेट चाहिए, तो मैं क्या करूं, तो मैं इसका जो स्लोप आएगा, इसका स्लोप वो ही मेरा क्या कहा जाएगा, रेट कहा जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट के लिए जब मैं डेल सी बाय डेल टी लिखता हूं तो वहां नेगेटिव की साइन नहीं आती है क्योंकि वो तो ऑलरेडी बढ़ रहा है, क्लियर। बट जब इंस्टेंट टाइम पे है तब मेरा कोई फाइनाइट टाइम है ही नहीं, मतलब कि लिमिट t टेंड्स टू जीरो है, यानी मैं लिख दूंगा भाई डी डी टी ऑफ सी, डी डी टी ऑफ सी वो नेगेटिव रहेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट के लिए, मतलब कि यही मेरा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। में इस तरीके से उसको इंडिकेशन करूंगा, इन शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो आप एक प्रकार का। ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो मेरा स्लोप कहा जाएगा, और ये एक प्रकार का उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा रिप्रेजेंटेशन जैसे ये था डेल सी बाय डेल टी, ये रहा, क्लियर। वैसे ही यहाँ पे मेरा जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, डीसी बाय डी। प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तब डीसी बाई डी टी, रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तब माइनस डीसी बाई डी टी, इन शॉर्ट डी डी टी ऑफ सी, क्लियर। तो अब आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा बच्चों कि जो डी है, डी की साइन है वो कब लगती है, जब डेल टी यानी फाइनाइट टाइम होता ही नहीं है, डेल टी चेंज टाइम का, फाइनाइट टाइम का डिफरेंस होता ही नहीं है, तब कोई इंस्टेंट टाइम पे जब बात करनी है तब डी लगता है, और कोई फाइनाइट टाइम की जब बात करनी है तब डेल की साइन लगती है। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए। सो बच्चों आज दो डिफरेंस देख लिए मेन, कि जब हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कब होगा, और जब हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कब होगा। अगले लेक्चर के अंदर हम थर्ड, क्योंकि इसके अंदर वो पढ़ा नहीं सकूंगा मैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है, माफ कीजिए, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसके अंदर थोड़ा न्यूमेरिकल भी ऐड करना है, न्यूमेरिकल से वो आपको समझाना है, प्लस थोड़ा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला जो है 2-3 वो भी आपको समझाने हैं, क्लियर। तो उसका एक अलग लेक्चर कर देता हूं मैं, तो आपको खास ध्यान देना है, ये दोनों जो है उसको प्रॉपर्ली समझ लीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सीधा पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक्स अ लॉट।